आज तक की टीम आपको लिए चलेगी आखिरी पोस्ट पर, उस आखिरी पोस्ट पर जो वाई जंक्शन के इस इलाके को ना सिर्फ उसकी रक्षा करती है, सरहद की सरबानी करती है, बल्कि ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे लगातार इन इलाकों में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण तरीके से यहाँ पर चीजें मौजूद हैं। आज हम आपको आज तक की टीम लगातार उन इलाकों से दिखा रही है कि हमारी सेनाओं की कैसी तैयारियां रहती है। मौजूदा वक्त में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो टीमें हैं वो हमेशा अपने आप को ऑपरेशनल रेडी रखती हैं। देवभूमि के लाल, मातृभूमि के रखवाले, दुश्मन से जिस इलाके में लड़े उनके हौसले पस्त कर डाले। आज तक की टीम आपको लेकर आई है इसी देवभूमि की उस इलाके में जो ना सिर्फ आपका आध्यात्मिक रूप से और या फिर आप कह सकते हैं कि आध्यात्मिक रूप के साथ साथ वो हमारे स्ट्रेटेजिकली यानी हमारे रक्षा क्षेत्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज तक की टीम आपको लिए चलेगी लीपू लेक, वाई जंक्शन के उस एरिया में जिसको सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका माना जाता है। देवभूमि का वो इलाका जो ना सिर्फ आध्यात्मिक रूप से या फिर धार्मिक रूप से आप कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, बल्कि ये वो भी इलाका है जहां पर सामरिक रूप से या स्ट्रेटेजिकली हमारी पोस्ट एक ऐसे इलाके में मौजूद है जिसको हम वाई जंक्शन कहते हैं। वाई जंक्शन वो इलाका जहां पर भारत, चीन और नेपाल की बॉर्डर्स मिलते हैं, यानी वो इलाका जिसको हर लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज हम आपको आज तक की टीम आपको लिए चलेगी आखिरी पोस्ट पर, उस आखिरी पोस्ट पर जो वाई जंक्शन के इस इलाके को ना सिर्फ उसकी रक्षा करती है, सरहद की सरबानी करती है, बल्कि ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे लगातार इन इलाकों में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण तरीके से यहाँ पर चीजें मौजूद हैं। और अगर आप देखें तो हम उस लास्ट हेलीपैड पर है जहाँ पर लगातार आप ये कह सकते हैं कि इस इलाके में कभी भी चुनौती अगर आए तो उसका सामना करने के लिए हमारे जवान यहाँ पर कैसे मौजूद रहेंगे ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे खुद यहाँ पर सेंट्रल आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एस.एन. गुप्ता सर, जिनके साथ आज हम पूरा दिन आज तक की टीम आज लगातार उन इलाकों में जाएगी, उस आखिरी पोस्टों में जाएगी जहां से ना सिर्फ हमारे जवानों का शौर्य हम आपको दिखाएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि आखिरकार यहाँ चुनौतियां कितनी ज्यादा बड़ी हैं। आज तक की टीम इस समय मौजूद है वाई जंक्शन के एरिया में, यानी वो एरिया जो भारत, चीन और नेपाल का बॉर्डर एरिया है। और ये वो एरिया है जहां से LAC भी होकर गुजरती है, यानी ये सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में से है। और हम इस समय आखिरी पोस्ट पर हैं, यानी यहाँ के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ही दूर के ऊपर आपको वाई जंक्शन एरिया मिलेगा। यानी आज हम आपको आज तक की टीम लगातार उन इलाकों से दिखा रही है कि हमारी सेनाओं की कैसी तैयारियां रहती है। मौजूदा वक्त में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो टीमें हैं वो हमेशा अपने आप को ऑपरेशनल रेडी रखती हैं, यानी इस हाई एल्टीट्यूड एरिया में जहाँ की हाइट करीबन 15,000 से 16,000 फीट की है, जहाँ पर टेम्परेचर अभी -10 डिग्री का है। और आने वाले वक्त में जाने सर्दियां जैसे आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे आगे का वक्त बढ़ेगा, यहाँ पर टेम्परेचर -40 या -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। और ऐसे वक्त में अपने आप को तैयार रखने की सारी खूबियां या फिर सारी तैयारियां हमारे जवान इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में करते हैं। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर ना सिर्फ इनकी जो आप कह सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, इसके अलावा अगर आप देखें जो कॉम्बैट एक्टिविटीज यानी फायरिंग करना, ड्रिल करना, लगातार पेट्रोलिंग करना, वो भी हर रोज दिन में 2 बार कराई जाती है। वो इसलिए डे एंड नाइट प्रैक्टिस हमारे सोल्जर्स की रहे, उनकी वो मुस्तैदी रहे। और आज तक की टीम यहाँ पर मौजूद है आपको ये दिखाने के लिए कि आखिरकार इस LAC के इलाके में कैसे हमारे जवान 14 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर टेम्परेचर करीब करीब इस समय -10 डिग्री का है, यहाँ पर
आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इतनी ज़्यादा ठंड है कि आप अगर 2 मिनट भी अपने हाथ या अपना कोई भी बॉडी का पार्ट बाहर निकालते हैं तो आपको वो महसूस होता है कि यहाँ पर सर्द हवाएं कितनी ज़्यादा आपके लिए चुनौतियां बन सकती हैं। लेकिन इन चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे जवान लगातार इन एरियाज में अपने आप को तैयार रखते हैं। आज तक की टीम आपको यहाँ लेकर आई है वाई जंक्शन का एरिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर चीन, नेपाल और भारत के तीनों के बॉर्डर इलाके मिलते हैं, और ये वो इलाका भी है जहाँ से लगातार आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी जाती है। यानी अब इसे हमारे इतिहास के तौर पर श्रद्धालुओं के हिसाब से, या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस से समझ सकते हैं कि ये एलएसी का इलाका भी है। और इसी वजह से यहाँ पर हमारी तैयारियां, हमारी मुस्तैदी किस तरीके की रहती है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वाई जंक्शन यानी काला पानी का एरिया, काला पानी यानी उत्तराखंड के एलएसी का एरिया, करीबन 348 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की हमारी जो एलएसी है, एलएसी एरिया जो है उत्तराखंड का, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो उत्तराखंड में लगता है। और उसी का सबसे आप कह सकते हैं एक लास्ट पॉइंट है वाई जंक्शन एरिया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारे जवानों की कैसी तैयारियां रहती है ये हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी आज तक आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर किसी भी चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे जवान कैसे तैयार रहते हैं। और अगर आप देखें, इनके पास वो अत्याधुनिक हथियार हैं जिन्हें आप मैं कह सकते हैं कि भारत में ही जिनका निर्माण किया जा रहा है, यानी AK-203 600 राइफल जो हमने बाहर से लिए हैं। इसके अलावा जो स्नाइपर्स हैं वो लाइट वेट हैं, हाई एल्टीट्यूड के अंदर इस्तेमाल होने वाले, और इसके अलावा इनके पास आप कह सकते हैं स्नाइपर राइफल्स हैं, आपके मशीन गन्स हैं, वो सारे वेपन्स हैं जो इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। आज तक की टीम आपको ये सारे पहलू, ये सारी तस्वीरें इसलिए दिखा रही है ताकि आप समझ सके ये इलाके की संवेदनशीलता के साथ साथ इस इलाके में हमारी तैयारियां कैसी रहती हैं। और आज तक की टीम आपको लगातार इन एरिया से रिपोर्ट कर रही है। एलएसी के इन इलाकों के अंदर जहां मौजूद हैं, यहाँ पर हमारी कॉम्बैट रेडीनेस कैसी रहती है ये भी एक झलक हम आपको दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं। इस समय हम जहाँ एलएसी के इलाके में मौजूद हैं, यानी वाई जंक्शन के इलाके में, कालापानी के इलाके में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलाका। और अगर आप देखें तो अभी हमारे जवान जो है वो यहाँ पर लगातार फायर ड्रिल कर रहे हैं, और यहाँ पर ये फायर ड्रिल इसलिए की जाती है ताकि यहाँ से लगातार इनकी जो तैयारियाँ हैं वो हमेशा ऐसी रहे कि इनको कभी भी किसी कॉम्बैट ऑपरेशन में या ऑपरेशनल आप कह सकते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए भेजा जा सके, तो इनकी तैयारियां हमेशा रहे। और इसलिए भी जब मैदानी इलाकों में रहते हैं और जब मैदानी इलाकों से हाई एल्टीट्यूड एरियाज में रहते हैं तो वो रेडीनेस, या फिर कह सकते हैं कि आप वो आपके अंदर वो आ सके और आप उन चीज़ों से रूबरू हो सके। हर रोज़ दिन में 2 बार करीबन डे एंड नाइट ये कोशिश की जाती है कि हर वेदर के अंदर, हर चैलेंज के अंदर इसी तैयारियों को हमेशा जवानों तक कराया जा सके ताकि वो हमेशा तैयार रहें। हम इस समय वाई जंक्शन, या फिर आप कह सकते हैं कि ओम पर्वत, जिसका आध्यात्मिक, या फिर आप कह सकते हैं जिसका भारत में बहुत ज़्यादा महत्व है, आस्था के हिसाब से उस जगह पे मौजूद है। हालांकि ये एरिया लोगों के लिए, आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आम लोगों को ज़्यादातर नहीं आने दिया जाता, क्योंकि ये एक तरीके का बॉर्डर एरिया भी है। ये वाई जंक्शन है, यानी वाई जंक्शन वो जो नेपाल, भारत और चीन को, यानी चीन ऑक्यूपाइड जो तिब्बत का इलाका है उसको आप कह सकते हैं कि डिमार्क करता है। और इसी वजह से ये इलाका हमारी भारतीय सेनाओं के पास मौजूद है। और अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर हमेशा हमारी सेनाएं मौजूद रहती हैं। हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ से पेट्रोलिंग पार्टी, आखिरी पेट्रोलिंग पार्टी अपने पॉइंट्स पे कई बार चेकिंग करने के लिए डे एंड नाइट जाती है, और ऐसी एक पेट्रोलिंग पार्टी अभी थोड़ी देर में निकलने वाली है। मैं आपको बता रहा था कि कैसे डे एंड नाइट, यानी सुबह भी और शाम में, या देर शाम में, या फिर कई बार रात को भी, ताकि एक सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रहे अपनी चीज़ों को चेक करने के लिए, अपने बॉर्डर एरियाज को चेक करने के लिए, मूवमेंट चेक करने के लिए, और हर जगह, हर टेरेन के अंदर, हर वक्त हमारी तैयारियां हम उन्हें मुस्तैदी से तैयार करते हैं और उनको चेक करते हैं। चेक एंड बैलेंस का आप इसे समझ सकते हैं कि ये तैयारी होती है। और इसी वजह से हमारे पास कुछ ऐसे अत्याधुनिक ऑल व्हीकल टेरेन भी है, यानी हाई एल्टीट्यूड टेरेन के अंदर भी या दूसरे टेरेन के अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनका इंडक्शन 2023 में ही किया गया था, और ये इसलिए भी क्योंकि अगर छोटी छोटी पार्टीज को मूव करना होता है जिसमें करीबन 4 से 5 लोग जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे दूसरे आप कह सकते हैं कि व्हीकल भी हैं जो इन हाई टेरेन एरियाज के अंदर मूव कर सकते हैं, और इनकी कैपेसिटी है बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ ये
इन पहाड़ी इलाकों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं। और ये इसलिए भी किया गया कि 2020 के बाद आपको याद होगा जब ईस्टर्न लद्दाख के अंदर एक हमारा और चीन का जो कन्फ्रंटेशन हुआ था, उसके बाद से लगातार भारतीय सेनाओं ने अपने कई चीज़ों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया, ना सिर्फ आप कह सकते हैं वेपन्स में, बल्कि हमारे व्हीकल्स में, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, रोड्स के अंदर, ये सारी तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। और अब आपको मैं बताऊं कि इस पूरे इलाके के अंदर डिफिकल्ट टेरेन के अंदर ये तैयारियां बहुत तेज़ी से की जा रही है, दिन रात की जा रही हैं, ताकि हमारी जो मोबिलिटी आप कह सकते हैं, जो मूवमेंट का तरीका है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा बने कि ना सिर्फ आर्मी के लिए बल्कि यहाँ के रिहायशी लोगों के लिए या फिर जो दूर दराज देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर सैलानी के तौर पर आते हैं, घूमने आते हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। हम जिस व्हीकल में मौजूद हैं इसे LSV कहा जाता है, यानी लाइट स्पेशलाइज्ड व्हीकल, और ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि हाई टेरेन में या हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर, पहाड़ी इलाकों में, दुर्गम इलाकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आप देखें कि अभी भी हम एक ऐसे इलाके में जा रहे हैं जो लगातार, जहाँ पे ना तो कोई सड़क है, सिर्फ कच्चा रास्ता है, और जो टेरेन है, यानी कभी भी यहाँ पर जो बर्फ़ पड़ जाती है, यहाँ पर बारिश होती है, तो निश्चित तौर पर बारिश के दौर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पानी आ जाता है, तो ऐसे में इन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय सेना ने इन व्हीकल्स का इस्तेमाल या इंडक्शन 2000 आप कह सकते हैं 23 से करना शुरू किया, और अब हर इलाके में, खासतौर पर चाहे नॉर्दर्न बॉर्डर्स कह लीजिए, आप ईस्टर्न बॉर्डर्स कह लीजिए, और ख़ास तौर पर लेह लद्दाख या फिर उत्तराखंड के LAC के इलाकों में इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये हर आप कह सकते हैं वेदर के अंदर ये कहीं पर भी मूव करना इनको आसान होता है। इसमें करीब करीब 4 से 5 सोल्जर्स की एक टुकड़ी आराम से मोबिलाइज की जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह पर। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर -30 डिग्री 40 डिग्री तक होता है, वहाँ पर भी ये व्हीकल्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं। अगर आप देख रहे हो कि ऊपर यहाँ पर आपको एक और चीज़ नज़र आ जाएगी कि यहाँ से लगातार अगर कोई स्नाइपर है या फिर आपका कोई सोल्जर है जो उसमें गार्ड करके चल सकता है, उसका भी होता है। और ये इसलिए भी क्योंकि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के दौरान भी, कश्मीर हो या दूसरी जगहों पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से ये बुलेट प्रूफ है। और ये इसलिए भी क्योंकि आप देखिए कि भारतीय सेना ने लगातार ऐसे व्हीकल्स का इंडक्शन करना शुरू किया है जहाँ पर कुछ ही कम समय के अंदर हमारी जो मोबिलाइजेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी की जा सके। और ये व्हीकल्स पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत में निर्मित है, और ये ऐसे कई व्हीकल्स हैं जिनका निर्माण अभी भी भारत में ही किया जा रहा है। और आने वाले वक्त में ऐसे कई और आप कह सकते हैं कि हैवी इसके अंदर जो व्हीकल्स हैं वो भी लाए जाएंगे, क्योंकि उसमें करीबन 10 से 12 सोल्जर्स आ सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हमारी ना सिर्फ सोल्जर्स को सहूलियत मिल सके, बल्कि आप मानिए कि एक जगह से दूसरी जगह किसी भी कन्फ्लिक्ट या ऑपरेशन डिमांड के हिसाब से हमारी मूवमेंट आसान हो सके। और शायद 2020 के बाद से ही आपको याद होगा जो ईस्टर्न लद्दाख में हमारे साथ लगातार LAC पे जो चीन ने धोखेबाजी की, उसके बाद से ही लगातार भारतीय सेनाओं ने बहुत तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मोबिलिटी या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी जो एक्सपेंडिचर था अपनी चीज़ों का, अपने ट्रांसपोर्टेशन का, वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत किया है। LAC के इन इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है सर्वाइवल के लिए, आर्मी के लोगों के लिए, जवानों के लिए पोटा कैबिन्स बनाना और कम्युनिकेशन टावर्स लगाना। कम्युनिकेशन इसलिए क्योंकि जब मूवमेंट होती है तब आपको पता लगना चाहिए कि आखिरकार वहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही, कम्युनिकेशन की प्रॉपर चीज़ें या फिर कम्युनिकेशन के प्रॉपर इक्विपमेंट ही सेनाओं के तालमेल के अंदर सबसे बेहतर काम करते हैं। क्योंकि अगर फॉरवर्ड बेसिस पे पेट्रोल पे गए लोग अपने जवानों को यहाँ बता नहीं पाएंगे तो शायद वो जानकारियां सही समय पर और जल्दी से जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनके सर्वाइवल के लिए यहाँ रुकने की व्यवस्था। मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ, खासतौर पर अब जो पिछले कई सालों से ऐसे पोटा कैबिन्स लगातार इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है जो सेंट्रली हीटेड होते हैं, यानी जो लगातार ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पर -20 डिग्री 30 डिग्री तक टेम्परेचर होता है वो वहां पर सेंट्रली हीटेड रहते हैं। अगर मैं सबसे पहले आपको इस पोटा कैबिन के बाहर दिखाऊं, यहां पर जो टेम्परेचर है वो इस समय करीबन ये पहुंच चुका है आपका -30 डिग्री के करीब, -30 डिग्री के करीब अगर आप देखें ये टेम्परेचर है, -10 डिग्री से नीचे यानी -30 डिग्री के नीचे यहाँ पर टेम्परेचर है। और मेरे कैमरा पर्सन अगर आप मेरे साथ अंदर आए, दीपक हम अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये सेंट्रली हीटेड पोटा कैबिन्स हैं
सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि बाहर के टेम्परेचर और 10 कदम के बाद इस टेम्परेचर में क्या फ़र्क है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये 22 डिग्री है इस समय, 20 से 22 डिग्री का टेम्परेचर, यानी बाहर जो टेम्परेचर है -30 के करीब, वो यहाँ पर अब नॉर्मल टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री का है। यानी बाहर से अंदर ये फ़र्क है सेंट्रली हीटेड। और अगर आप देखें ये ऐसे सेंट्रल हीटेड इक्विपमेंट जो है वो इन पोटा कैबिन्स में लगाए गए हैं ताकि जवानों को लगातार यहाँ पर दिक्कत ना हो और यहाँ पर उनके सर्वाइवल की दिक्कत ना हो या फिर उनको अपने काम काज करने के तरीकों में दिक्कत। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, एलएसी के एरियाज में ये होती है कि यहाँ पर सर्वाइवल बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। हमने ये सारी चीज़ें सियाचिन में भी देखी, हमने ईस्टर्न लद्दाख में भी देखी, और ये उत्तराखंड के काला पानी का इलाका यानी लीपू लेक और काला पानी का इलाका भी कितना ज़्यादा संवेदनशील है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ के चैलेंजेस क्या हैं ये भी हम आपको बताने की कोशिश करें। आप देखें कि लगातार यहाँ पर जो जवान है वो अपने अपने जो दिनचर्या के काम है, पेट्रोलिंग के आने के बाद अपने काम करते हैं, अपने लगातार जो डिस्कशन होता है, चीज़ें होती हैं, उनको पूरा करते हैं। यहाँ पर उनके रैक्स होते हैं, उनके साजो सामान रखने के लिए उनके अलमीराज होती हैं, उनकी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पर रखते हैं। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि अभी अगर आप देखें करीबन इस पूरे पोटा कैबिन की जो क्षमता है वो 25 से 30 जवानों के लगभग होती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि एक पूरी की पूरी कंपनी आप कह सकते हैं कि वो यहाँ पर आ जाए, या फिर एक पूरा का पूरा जो दस्ता है वो जो प्लेटून का वो यहाँ पर आ जाए। मैं आपको एक दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार ये काम कैसे करता है। और अगर आप देखें तो ये सारे पोटा कैबिन जो है ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बल्कि ये सोलर इक्विपमेंट से इसको ज्वाइन किया गया है, लगातार असेंबल किया गया है ताकि जो सोलर एनर्जी या फिर आपको कहते हैं विंड एनर्जी जो है उससे ये चलते हैं। लेकिन इनका जो हीटिंग सिस्टम है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखें अभी यहाँ पर ये इन सभी अगर आप कहें कि पोटा कैबिन्स का एक सेंट्रल रूम बनाया जाता है जहाँ पर ये सेंट्रल हीटिंग बॉयलर्स होते हैं। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा सके कि सेंट्रल हीटिंग बॉयलर्स होते हैं, ये काम करते हैं केरोसिन से, कई बार सोलर एनर्जी से भी। और ये कैबिन जो है इन पोटा कैबिन्स को हीट रखते हैं। यानी ऐसे हर जगहों पर ऐसे बड़े पोटा कैबिन्स के पीछे ठीक ऐसे ही चीज़ें बनाई गई हैं। और ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि आप समझ सकें कि यहाँ पर जो जवान आते हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना महसूस हो, वो लगातार यहाँ पर अपनी जो दिनचर्या है वो कर सके। क्योंकि आपके लिए सुविधाएं या फिर आप कह सकते हैं कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो भी इन जगहों पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर्वाइवल के लिए। क्योंकि अभी यहाँ पर जो टेम्परेचर है, अभी तो दिन है लेकिन रात में ये टेम्परेचर और ज़्यादा माइनस में चला जाएगा। यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री से ज़्यादा चला जाएगा और तेज़ हवाएं होती हैं। तो ऐसे में जो समय मिलता है वो जवान यहाँ पर अपने इन कैबिन्स में बिताते हैं, और इसलिए बिताते हैं ताकि ये अपने जो समय को ना सिर्फ यूटिलाइज कर सके बल्कि इनकी जो दिनचर्या वो किसी तरीके से प्रभावित ना हो सके।